तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आप सभी के सामने मौजूद हैं। देवीलाल रोज जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, जयपुर ब्यूरो चीफ। नमस्कार सर, न्यूज़ 21 में आपका स्वागत है। देखा जा रहा है कि जो आज चुनाव के जो परिणाम आ रहे हैं और जो तानाशाही के खिलाफ चुनाव हुए हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत टाइम से ऐसा चल रहा था कि इंडिया में तानाशाही हो रही है। अदर स्टेट की बात करें तो उनमें भी, जहाँ बीजेपी शासित जो प्रदेश थे, उनमें कहा जा रहा था कि यहाँ तानाशाही की जा रही है, कोई भी इलेक्शन होते हैं ईवीएम हैक कर ली जाती है, या बीजेपी अपने जो भी संसाधन है उनके दुरुपयोग किया जा रहा है। लेकिन अभी जो रिजल्ट आ रहे हैं, अभी जो रुझान है, अपडेट्स जो आ रहे हैं, उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये लोकतंत्र का एक स्वतंत्रपूर्ण चुनाव हुआ है, जिसके अंदर की ना कि पहले कह रहे थे कि 400 पार हम पार कर लेंगे, तो लोग कह रहे थे कि पहले ही कैसे डिक्लेयर कर रहे हैं कि 400 पार कर रहे हैं, क्या इन्होंने कुछ वेल प्लान्ड है, ईवीएम हैकिंग है, या जो कह रहे हैं ना तानाशाही जो शब्द यूज लिया जा रहा है वो है। लेकिन ये समाज के मुंह पे एक तमाचा है। ये जो रिजल्ट्स आए हैं, जो लोग इस तरीके की समाज के अंदर और देश के अंदर जो ये अफवाहें फैल रही थी, उन सब चीजों पे एक बड़ा तमाचा दिया है जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं। अपन बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में पिछली बार जैसे बीजेपी ने जो चुनाव लड़ा, उसके अंदर एक सीट नागौर छोड़ी और बाकी 24 सीटों पे लड़े। टोटल 25 सीटों जो एक तरीके से बीजेपी की थी, गठबंधन जोड़ के अपन बात करें तो उन सब सीटों को इन्होंने लिया था। सब सीटों पे इन्होंने एक बड़ी जीत दर्ज की थी। इस बार की बात करें तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी जो रुझान आ रहे हैं उनमें तकरीबन 7-8 सीटें ऐसी हैं जो इंडिया गठबंधन जो है वो जीत रहा है वहाँ पे। जी, तो मतलब कांग्रेस का कद बड़ा नजर आ रहा है। हाँ, राजस्थान में इस बार कांग्रेस का कद बढ़ा है। और कांग्रेस का कद ही नहीं बढ़ा, कुछ ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने भी अपना कद बढ़ाने में अपना आपको ये साबित किया है। जैसे अपन बात करें गोविंद सिंह डोटासरा, जिन्होंने बहुत जगह, उनका एक फेमस डायलॉग है मोरिया बुला दिया। तो अब की बार उन्होंने राजस्थान में बहुत जगह विपक्षी पार्टियों के मोरिया बुलाए, और उनका सुबह से एक ऑडियो भी मोर के ऊपर चल रहा है या सोशल मीडिया पे चल रहा है। तो कहीं ना कहीं पार्टी ने भी अपना कद बढ़ाया है। और दूसरा जो एक अपन मुद्दा बात करते हैं कि तानाशाही के खिलाफ जो चुनाव था, अब की बार वो हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी जैसे आपने बताया कि जो चुनाव है वो तानाशाही के खिलाफ रहा, लेकिन आप ये भी बता रहे हैं कि कांग्रेस का जैसे कद बढ़ा है इसमें। तो अभी जैसे सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो मतभेद चला था टिकट वितरण को लेकर, या जो उनके आपसी मतभेद थे, तो उसको लेकर आपको नहीं लग रहा कि कांग्रेस के ऊपर फर्क पड़ेगा? जीत हार का जो असर है वो दिखाई देगा इस वजह से? देखिए, इसमें क्या है, अब की बार कांग्रेस ने चुनाव नहीं लड़ा है, ये इंडिया गठबंधन ने बीजेपी के खिलाफ एक चुनाव लड़ा है। अब उसमें अपन टिकट वितरण में थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जैसे कई बार ये कहा जा रहा है कि सब बड़े बड़े लीडर्स थे, वो चुनाव में नहीं उतरे, क्या उनको जीत का डर नहीं, वो हार का डर था, इस टाइप की कुछ बातें भी। ऐसा नहीं हुई। गठबंधन जहाँ यूज होता है सब, तो गठबंधन के अंदर बेसिकली ये देखा जाता है कि हर पार्टी अपने अपने मजबूत कैंडिडेट्स उतारती है कि ये कैंडिडेट मजबूत है, इसके साथ हम उतार सकते हैं, इसको नहीं उतार। उसमें ये नहीं देखा जाता कि साहब आप कितनी बार चुनाव लड़े हो। तो कांग्रेस को कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं दिख रहा था इसमें? नहीं, कांग्रेस ने अपने मजबूत उम्मीदवार उतारे हैं, आरएलपी ने अपने उतारे हैं, अदर जैसे कॉमरेड वगैरह जो भी पार्टीज हैं, तो इन्होंने अपने उतारे। अब इन लोगों ने जीत भी दर्ज की है। सिर्फ ये लोग अपने आप को मजबूत नहीं बता रहे, इन लोगों ने अपनी जीत भी दर्ज की है। जैसे कि अपन बात करते हैं सीकर की। सीकर में इंडिया गठबंधन के अमराराम थे, उन्होंने अभी तक भी वो लीड कर रहे हैं, और पॉसिबिलिटी है कि वो जीत रहे हैं, जीत हो गई है। राहुल कसवा चूरू से वो भी जीत रहे हैं, हनुमान बेनीवाल नागौर से वो भी जीत रहे हैं। ये सब इस अलायंस के हिस्से थे, जिन्होंने कहीं ना कहीं ये अलायंस को ये दिखाया कि नहीं साहब, हम मजबूती से अलायंस बनाया, और उस अलायंस में ये जीत भी दर्ज कर रहे हैं। और ये दोनों ही पार्टियों के लिए फैक्टर लागू होता है। बीजेपी के लिए फैक्टर ये है कि उन्होंने कोई तानाशाही का चुनाव नहीं करवाया। तानाशाही का चुनाव इसलिए नहीं कि अगर तानाशाही या कोई ईवीएम हैकिंग ऐसी कोई भी अगर चीज होती तो 25 में से 20 सीट ले लेती, 24 ले लेती। पिछली बार 25 की 25 ली थी, अब की बार 7-8 सीटों पे अदर पार्टीज जो इंडिया अलायंस है वो लीड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक निष्पक्ष चुनाव था ये। कहीं ना कहीं देखा गया है कि राम मंदिर के नाम पर भी वोटिंग की गई। देखिए, 2 टाइप की चीजें होती, एक होता है एक्चुअल फैक्ट्स, और एक होता है जो अपन जिसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बोलते हैं या सोशल मीडिया का जो एक है उसके ऊपर है। राम मंदिर एक कह सकते हो कि बीजेपी ने एक बहुत बड़ा मुद्दा लिया था, जब हमने राम मंदिर बनाया है, बहुत जल्दी में उसकी ओपनिंग्स वगैरह हुई, कई चीजें हुई, लेकिन ऐसा कुछ उसका असर दिख नहीं रहा इस चुनाव में। क्योंकि चुनाव में बीजेपी को पिछली बार के तरीके देखा जाए कि गढ़ है बीजेपी का, यूपी जो है बीजेपी के लिए गढ़ माना जाता था, लेकिन वहां पे सपा बोले या फिर इंडिया गठबंधन बोले, ये बहुत सी सीटों पे बहुत अच्छे लेवल पे लीड कर रही है। तो कहीं ये फैक्टर उतना काम नहीं कर पाया है। अगर बीजेपी ये सोच के वोटिंग करेगी साहब हमने राम मंदिर लिया था, राम मंदिर बनाया था, या राम मंदिर को यूज करते हुए वोट मांगना चाहे, या वो इसी मुद्दे को लेके वोट में आगे आना चाहिए, तो उनकी बड़ी फ्लॉप हो गई इस चीज में। क्योंकि राम मंदिर के नाम पे वोट नहीं मिला, अब की बार विकास के नाम पे वोट मिला है, या जिसको बोले ना कि तानाशाही के खिलाफ
जी जी उसके लेकिन खिलाफ। विकास के बजाय धर्म के नाम पे भी तो राजनीति हो रही है। धर्म के नाम पे राजनीति होना आज कोई नई बात नहीं है, ये शुरू से होती आई है। जी। लेकिन शुरू और अभी और जो पिछले 5 साल का जो कार्यकाल गया है सरकार का, जी। उसमें लोगों ने ये चीजें समझी हैं कि धर्म के नाम पे कुछ नहीं होता। सिर्फ ये धर्म का जो प्रोपोगेंडा चलता है, ये इलेक्शन से साल, 1.5 साल या 6 महीने पहले आता है और जैसे ही रिजल्ट्स आते हैं उसके 6 महीने में गायब हो जाता है, फिर कुछ नई चीजें चल जाती है। तो लोगों ने अब की बार धर्म के नाम पे वोट नहीं दिया है, लोगों ने अब की बार कैंडिडेट्स को वोट दिया है। जैसे अपन बात करें दिल्ली की, दिल्ली में आप अपने आप को बहुत मजबूत पार्टी मानती है कि साहब हम दिल्ली के अंदर बहुत मजबूत है, जी। लेकिन लोगों ने अब की बार साफ कर दिया, 7 जी। के 7 सीटों के ऊपर 7 के बीजेपी लीड 7 कर रही है। जी जी तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ अब की बार डेवलपमेंट के ऊपर वोट्स दिए, जहाँ जिस पार्टी का जितना डेवलपमेंट, जिस कैंडिडेट्स का जितना डेवलपमेंट, उनको उन्होंने वोट किया है। सर, अभी जैसे आपने बताया कि यूपी जो है बीजेपी का गढ़ माना जाता है, तो पिछली बार 80 में से 62 सीटें जो है बीजेपी वालों ने हासिल की थी। तो क्या इस बार राहुल और अखिलेश की जोड़ी टक्कर दे रही है योगी को? बिल्कुल दे रही है। बहुत सारी सीट्स ऐसी हैं जहाँ पे बीजेपी कॉन्फिडेंट थी कि हम यहाँ से तो जीतेंगे, लेकिन वहाँ पे उनके बहुत करारी, इस वक्त अगर हार तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत पीछे वो लोग चल रहे हैं। और बहुत सारी सीट्स ऐसी हैं जिनके ऊपर इंडिया गठबंधन लीड कर रहा है, बहुत ज़्यादा वोटों से लीड कर रहे हैं। और अपन बात करें इनकी बहुत मजबूत कैंडिडेट बीजेपी के हैं स्मृति ईरानी, जो अभी जी। बहुत पीछे चल रही है। बिल्कुल। औपचारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है सूत्रों से कि वो हार रही हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई उनकी 62 सीटें मिली तो अब की बार भी उनको कोई उस तरीके से, मतलब हम कह सकते हैं कि बीजेपी के नाम पे वोट नहीं मिल रहे हैं, जो विकास कर रहा है, काम कर रहा उसके है, नाम पे उनको बिल्कुल वोट मिल रहा डेवलपमेंट है। के नाम पे वोट हो रहा है, चाहे वो किसी भी पार्टी का कैंडिडेट हो सकता है, उसी को वोट किया जाए। इंडिया अलायंस के बारे में कहें तो वो भी मुश्किल में आ गया है। इंडिया अलायंस तो मुश्किल तो नहीं कह सकते, क्योंकि अब की जिस तरीके से अभी तक रिजल्ट्स या जो लीड्स हमें देखने को मिल रही है, जी। उनके हिसाब से इंडिया गठबंधन भी अपने आप को बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये कहना तो मुश्किल है कि वो सरकार बना पाएंगे, नहीं बना जी। पाएंगे, कितना क्या कर पाएंगे, लेकिन बात करें परफॉर्मेंस की, जैसे शुरू में इंडिया गठबंधन हुआ था तो एक मजाक सा बन गया था लोगों के सामने कि इतने लोग हैं, कैसे जीतेंगे, कैसे टिकट वितरण, सबसे बड़ा मुद्दा तो हो गया था टिकट वितरण के ऊपर ही जी। कि इतनी पार्टियां हैं, इनमें सब में इतने लोग हैं, टिकट वितरण कैसे करेंगे। उन्होंने उस चीज को मैनेज किया, और मैनेज ही नहीं किया, उन्होंने परफॉर्म किया इस चीज के ऊपर। अब की बार जैसे इंडिया गठबंधन को जो वोटिंग का परसेंटेज निकल के आ रहा है, उस हिसाब से इनका बहुत ही अच्छा परफॉर्म हुआ है जी। इंडिया गठबंधन। तो टिकट वितरण की अगर हम बात करते हैं, तो अभी जैसे राजपूत समाज जो है वो कह रहे हैं कि नाराज चल रहा है मोदी जी से, क्योंकि उन्होंने राजनाथ सिंह को इतनी तवज्जो नहीं दी है। तो क्या इस चीज़ का भी फर्क पड़ेगा? देखिए, कहने में और प्रैक्टिकल चीज़ों में बहुत फर्क है। राजनाथ सिंह जी जो हैं वो अपने यहाँ पे रक्षा मंत्री हैं, और रक्षा जी। मंत्री अपने आप में एक बहुत बड़ा कद होता है, बड़े कोई होते छोटा हैं। कद नहीं क्योंकि होता। राजपूत समाज जो है वोट राजस्थान की बैंक बात माना करें, जा रहा है। जी मैं आपकी बात पे आता हूँ। राजस्थान की बात करें तो यहाँ गजेंद्र सिंह जी जो राजपूत समाज को लीड करते हैं, जी। वो पहले मंत्री भी हैं और अभी भी वो उन्होंने चुनाव लड़ा है, तो वो भी ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ फैक्टर्स होते हैं। अब दूसरी बात करें, राव राजेंद्र सिंह जी जयपुर ग्रामीण से, वो भी राजपूत समाज को प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वो भी है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ एंगल से जो पिछले अपने विधानसभा चुनाव हुए, उनमें ये सब चीजें निकल के आ रही थी कि राजपूत समाज उनके साथ नहीं है, ये नहीं है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अब की बार समाज के नाम पे भी कुछ ऐसा नहीं हुआ, कैंडिडेट्स ने परफॉर्म किया है। जैसे कि अपन बात करें, अभी बहुत टाइम से पहले गहलोत साहब के नाम पे वो होता था कि साहब गहलोत साहब ये कर रहे हैं, फिर पायलट साहब का नाम आ रहा था कि सचिन पायलट ये कर रहे हैं। अब की बार ये जो चुनाव हुआ, इनमें गोविंद सिंह डोटासरा जो पहले मंत्री थे जी कांग्रेस सरकार के अंदर, उन्होंने मतलब अपने आप को इतना बढ़िया परफॉर्म किया। उन्होंने बोला कि साहब मैं सिक्कर चूरू झुंझुनू के अंदर तो कांग्रेस को आने, सॉरी बीजेपी को आने ही नहीं दूंगा। जी अभी तक के जो रिजल्ट्स हैं उसके हिसाब से उन्होंने सिक्कर और चूरू दो चीजों में परफॉर्म किया है। संभावना जताई जा रही है कि वो झुंझुनू में भी निकाल रहे हैं, जी तो उन्होंने अपने आप को परफॉर्म किया। तो इससे पार्टी का तो कद बढ़ रहा है, साथ साथ कैंडिडेट्स का भी कद बढ़ रहा है। उनके कारण आज जैसे सबसे ज्यादा परफॉर्मिंग जो रहे हैं वो गोविंद सिंह डोटासरा ही रहे हैं इस चुनाव जी। के अंदर कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो उन्होंने अपना भी कद बढ़ाया है, पार्टी का भी कद बढ़ाया है। तो अब की बार कैंडिडेट्स के हिसाब से चुनाव हो रहे हैं, किसी भी पार्टी का इतना बड़ा वो नहीं है कि सब पार्टी के नाम पे वोट मिले, ऐसा नहीं हुआ है। कैंडिडेट्स के नाम पे वोट हुआ अब की बार। इस बार जो 400 पार के नारे लग रहे थे कंटिन्यूटी में, तो वो क्या मुश्किल नजर आ रहे हैं? अब देखा जा रहा है कहीं ना कहीं देखा जाए तो 400 पार भी बीजेपी के लिए एक वो कहे ना नेगेटिव पॉइंट बन गया, जी। क्योंकि बहुत टाइम से 400 पार, इलेक्शन से कुछ टाइम पहले इस आंकड़े को भी बढ़ा दिया गया था, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। और अभी तक के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके हिसाब से तो 300 से भी नीचे जी। आ गया है। सट्टा बाजार भी 300 से नीचे के लिए बोल रहे हैं साहब, 300 से नीचे सट्टा बाजार में भी है।
तो 400 पार का तो कुछ रहा ही नहीं अब की बार। हाँ, इन्होंने पहले जो नारा दिया 400 पार, तो कहीं ना कहीं लोगों में भी लगा कि यार कोई तानाशाही पूर्वक चुनाव तो नहीं हो रहा कि मेरा कैंडिडेट कोई और है और मैं दे किसी और को रहा जी। हूँ। तो कहीं ना कहीं लोगों ने सजगता के साथ भी काम किया है अब की बार। जैसे अभी कुछ टाइम पहले ही अगर सूत्रों से पता चल रहा था कि जो जयपुर ग्रामीण की जो जनगणना चल रही है, सॉरी मतगणना जो चल रही है, जी। उस मतगणना के अंदर उन्होंने पूरा कॉरिडोर्स वगैरह खाली करवाए हैं, हाँ। पब्लिक को वहां से हटाया जी, है। जी, और एक बहुत, क्योंकि वहाँ माइनर गैप बच रहा है, जी 900, 1000, 1100 के गैप के ऊपर चल रही है, तो वो भी नहीं चाहते कि किसी प्रकार की अशांति फैले, क्योंकि बीजेपी की सरकार भी है यहाँ पे, उनके ऊपर भी बात आती है। अगर किसी प्रकार की कोई अवांछनीय हरकतें या कोई घटनाएं हो जाती हैं तो सरकार के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल है ये चीज़। अभी जैसे हम दिल्ली में देख रहे हैं, जो रिजल्ट हमारे सामने आ रहे हैं, तो ये जो केजरीवाल जेल में रहे, चुनाव प्रचार ठीक से नहीं कर पाए, क्या इसका फायदा भी भाजपा को मिला है? देखो, ये कहा जा सकता है क्योंकि केजरीवाल जी के लिए केजरीवाल जी के लिए दिल्ली गढ़ है जी। वो अपने आप को, जैसे उनके कई बार स्टेटमेंट भी आते हैं तो उसमें वो कहते हैं कि दिल्ली के राजा हम हैं। हाँ, बहुत तो अच्छा काम कर रही हाँ, थी उनकी वो ये सरकार। कहते भी हैं, उन्होंने बहुत सी चीजें फ्री भी करी और कुछ भी बहुत कुछ किया, लेकिन फ्री की रेवड़ियाँ हाँ, रेवड़िया भी कह सकते हैं, बहुत चला था, रेवड़ियां बट रही हैं, रेवड़ियाँ फ्री का की जो रेवड़ियां। concept तो इस चला बार था। मतलब काम नहीं बहुत आ रही? ज्यादा। लेकिन अब की बार हुआ क्या है कि जैसे 7 की 7 सीटों के ऊपर अभी तक के जो नतीजे आए हैं जो उनमें रुझान आ बीजेपी रहे। परफॉर्म कर रही है। जी जी तो कहीं ना कहीं ये कहते हैं ना सुपड़ा साफ की आपका तो सुपड़ा साफ हो गया। जी, जी, तो उसमें एक तो ये भी रहा कि उनके पास ना स्टार प्रचारक के तौर पे जो देखा जाए तो पहले उनके पास सारी टीम स्टार प्रचारक थी अपने आप में। अब की बार प्रचार करने के लिए उनके पास कोई भगवत मान के अलावा कोई सेकेंडरी ऑप्शन नहीं था जो जी। आए और जिसको लोग जानते हो। उनकी आने वाइफ को भी तो- उतरी मैदान में, लेकिन नहीं, जाना वो- पहचाना वो- चेहरा नहीं रहा। जाना ऐसे उतरने के लिए तो आपके अंदर बहुत सारे कार्यकर्ता किसी को भी उतार दो, लेकिन वो लोगों ने अपना फेस ऐसा क्रिएट नहीं किया जिसके कारण उनको ये कहा जा सके कि नहीं यार इनको लोग जानते हैं या इनकी बात पे यकीन किया जा सके। जी ले दे के एक आदमी थे भगवत मान। जी भगवत मान भी अभी सीएम बने उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को परफॉर्म किया है। उससे पहले भगवत मान भी इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं थे। जी जी ना राघव चड्डा इसमें थे, ना अरविंद केजरीवाल खुद थे, ना मनीष सिसोदिया थे, जो मेन जितने भी लीडर्स थे वो तो कोई थे ही नहीं, ना प्रचार कर पाई। तो जनता भी ये सोच रही थी कि मैं हार की कश्ती में क्यों बैठूं। जी। कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि बिल्कुल। चुनाव हार रहे हैं तो हम हार की कश्ती में क्यों बैठे। इसीलिए रिजल्ट्स भी ऐसा बता रहे हैं कि 7 की 7 सीटें अभी तक जो है भाजपा के फेवर में। पहले मोदी सरकार को केवल सरकार बनानी थी, लेकिन अब उसे संविधान में बदलाव भी करना है। देखिए, संविधान तो अलग है, अभी तो सरकार बनाने के ऊपर ही अगर- कशमकश चल रही है। जैसे सट्टा बाजार और जो अभी तक के नतीजे आ रहे हैं उसके हिसाब से ऐसा तो है कि शांतिपूर्वक और बिना किसी अलायंस के सरकार बन जाए, यही बड़ा मुद्दा है। बहुमत हासिल करना, बहुमत बड़ी हासिल बात। करना ही बड़ा मुद्दा हो गया है। अभी कल तक जो 400 पार थी वो आज 300 से भी 300 नीचे आ से गई है। तो नीचे, कहीं ना जी। कहीं पहली टारगेट तो उनका है कि बहुमत मिले और मैं सरकार बनाऊं। जी जी उसके बाद जाके ये देखा जाएगा कि क्या संविधान और संविधान में चेंजेस करना, संविधान को बदल देना, देश का नक्शा बदल देना, ये सब चीजें कहने में अच्छी लगती है, प्रैक्टिकली ये चीजें नहीं होती है ऐसा। क्योंकि इतना बड़ा देश, इतना बढ़िया संविधान बना हुआ है, इतने बढ़िया से पॉलिसीज डिजाइन हुई है, उनको एक आदमी ऐसे चैलेंज नहीं कर सकता कि मैं एक दिन के अंदर सब कुछ बदल दूंगा। जी जी जी। जी, अभी जो अपनी रुझान जो हम देख पा रहे हैं, इसमें अगर हम देखें तो हरियाणा और पंजाब की जनता भी भाजपा से नाराज नजर आ रही है। पंजाब के अंदर तो शायद भाजपा का ऐसा कहा जा रहा है कि खाता खुलना ही बहुत मुश्किल है। जी। जो पंजाब की 13 सीटें हैं उनके अंदर इंडिया अलायंस ही परफॉर्म कर रहा तो है। क्या या अलायंस की किसान भाजपा- आंदोलन की वजह से हेट मिला? किसान आंदोलन बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इस चुनाव के लिए। जी। किसान आंदोलन जो इसमें सबसे ज्यादा जो परफॉर्म कर रहे थे वो पंजाब के किसान कर रहे थे, करने को तो पूरे देश से कर रहे थे, लेकिन जी, जो मेन लीड थी वो पंजाब के किसानों हाँ। की थी। कि पंजाब और- ही हमारा अन्न भंडार है। हाँ, और उसी के अब वहाँ पे ना चुनाव प्रचार करने दिया। बहुत सारे अपन देख रहे थे सोशल मीडिया पे जो वीडियोस वगैरह आ रहे थे, उसके हिसाब से ताकि जो इलेक्शन में प्रचार के लिए जो लोग जा रहे थे उनको गाँव में नहीं घुसने दिया जा रहा था, जी। काले झंडे दिखाए जा रहे थे, जी, ऐसी जी। बहुत सारी चीजें हुई थी। तो पंजाब में तो बीजेपी के लिए खाता खोलना ही बहुत मुश्किल हो रखा है। जी देखा जा रहा है कि 2014 में और उसके बाद में जो चुनाव हुए थे उसमें इतनी महंगाई नहीं थी जितनी इस बार 2024 के चुनाव के बाद हुई है। महंगाई की बात करें तो एक महंगाई, आम आदमी के लिए तो ये तो बहुत ज्यादा बड़ी चीज है। देखिए महंगाई का स्तर तो दो चीजें होती है इसमें भी जो एक्सपर्ट्स बताते हैं उसके हिसाब से। एक, समय के अनुसार प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, जी। आय के हिसाब से ही महंगाई बढ़ती है। जी। एक फैक्टर तो ये काम करता है। जी। एक फैक्टर वो करता है कि बहुत मतलब प्रति व्यक्ति आय तो कम बढ़ती है
लेकिन महंगाई ज्यादा बढ़ता है। जैसे अभी कल ही अपन टोल प्लाजा की बात करें तो कल इलेक्शन रिजल्ट आ जा रहे हैं, लेकिन कल से ही टोल प्लाजाओं की रेट्स बढ़ चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं आम आदमी की पॉकेट पे इन चीजों का फर्क पड़ रहा है। और ये बात भी सच है कि जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से बहुत ज्यादा महंगाई पे हुआ है। अब उसके कई इम्पैक्ट है। देखिए, महंगाई सिर्फ ये नहीं है कि सरकार चाहती है कि मैं कुछ चीजें महंगी करूं और वो मतलब मेरे पास आए, ऐसा कुछ नहीं होता। महंगाई इंफ्रास्ट्रक्चर का भी एक पार्ट है, क्योंकि कोई भी चीजों में महंगाई बढ़ती है, टैक्सेस बढ़ते हैं, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यूज आते हैं, रेवेन्यूज आता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होता है, पॉलिसीज पे खर्च होता है, तो कहीं ना कहीं वो पैसा यूटिलाइज भी होता है। उसको अपन एक एंगल से नहीं देख सकते कि महंगाई बढ़ती, हम महंगे हो गए, ऐसा कुछ सर नहीं है। आम जनता तो यही देख रही है ना कि हमारे ऊपर भार आ रहा है, महंगाई कमर तोड़ हो रही है। आम जनता तो यही, वो आम जनता ही तो वोट बैंक है। आम जनता वोट बैंक है, आम जनता को ये सारी चीजें फेस भी करनी पड़ रही है, लेकिन एक गांव का आदमी बहुत दूर तक जाके नहीं देख पा रहा कि हमारे देश में जो हो रहा है उसका असर विदेशों में क्या पड़ रहा है, वो अपने ऊपर असर आपको ग्राउंड लेवल की बात करता हूँ, क्योंकि हम लोग ग्राउंड लेवल पे वर्किंग करते हैं। उस हिसाब से कि एक तो पहले वाले गांव नहीं रहे, एक गांव की जो छवि हुई है कि एक गांव है, उसमें कच्ची रोडें हैं, एक किसान है, उसके पास कपड़े नहीं है, काफी बदलाव आ चुके हैं, खेती करता है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे ऐसे गांव हैं जो आप जाओगे तो आपको फील भी नहीं होगा कि मैं किसी अच्छी सिटी में हूँ या गांव में हूँ। तो एक तो ये चीजें खत्म हो गई हैं। सर वो चीजें तो खत्म हो गई, लेकिन मुद्दा यहाँ महंगाई का है। महंगाई के मुद्दे में भी अब लोग इन चीजों को समझने लग गए हैं। जैसे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ती है, अब आप देखो कि अपन राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में भी अपन जिस शहर में बैठे हैं, जयपुर की बात करते हैं, जयपुर से जो सराउंडिंग हाईवेज है, जैसे अपन गांव की बात करें, जयपुर से लेके अपन बीकानेर तक के हाईवे की बात करते हैं एक बार के लिए, ये ऑलरेडी वेल मेंटेन हाईवे था, लेकिन उसको फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इसको 6 लेन 8 लेन की तरफ डाइवर्ट किया गया कि इसको 6 लेन किया जाएगा, 8 लेन प्रोजेक्ट्स आए, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे काफी खर्चा हुआ। तो आसपास के जो सराउंडिंग गांव हैं उनसे फिर छोटे और हाईवेज निकल रहे हैं, कुछ स्टेट हाईवेज निकल रहे हैं, तो वो लोग समझ रहे हैं चीजों को कि चलो चीजें महंगी तो हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे यहाँ कुछ डेवलपमेंट नहीं होता, सपोज करो बिहार में डेवलपमेंट हो रहा है और यहाँ पे महंगाई हो रही है, तो आदमियों को अखरता है कि महंगाई हो रहा है, कुछ हो नहीं रहा, लेकिन प्रैक्टिकल में ग्राउंड लेवल पे वर्किंग होती है तो दिखता है, होता है, काम भी हो रहा है बराबर। जैसे हॉस्पिटल्स में अपन जाते हैं, हॉस्पिटल्स का स्तर सुधरा है, नंबर ऑफ बेड्स बढ़े हैं, उसी तरह से एजुकेशन में भी बढ़ा है। हॉस्पिटल की बात की है तो मैं अभी आपसे पूछना चाहूंगी, ये जो हॉस्पिटल में मानव अंगों की तस्करी का जो अभी फोर्टिस हॉस्पिटल और EHCC हॉस्पिटल, कल ही देखा है मैंने न्यूज़ में, ये चल रहा है, तो ये मतलब अगर इतना भाजपा की सरकार को आए हुए अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है यहाँ पर, तो ये इस लेवल पे कैसे चल रहा है? तो खुलेआम ये सब होने लगा है। देखिए मतलब कोई चीज निकल के बाहर आ जाती है तो सर निकल के बाहर आने का वेट करेंगे हम, पहले से कुछ नहीं। मैं बताता हूँ, आपकी बात पे बिल्कुल आता हूँ। अपन वेट नहीं कर सकते, ये चीजें होती है, स्टिकनेस भी होनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या है कि जैसे पहले किसी ने किया और वो चीज नहीं आई, अभी जैसे ये चीज रिसेंट निकल के आई तो अपन इसमें सरकार के ऊपर दोष ही नहीं कह सकते कि सरकार कुछ करा रही है। सरकार का कुछ है, सरकार का इंटेंशन तो इन चीजों से है ही नहीं। सरकार तो ये चाह रही है कि जो चीजें पोलाइटली चीजें हो, एक अच्छा मेडिकल लोगों को मिले, उस चीज पे सरकार काम कर रही है। सर लेकिन सरकार करा नहीं रही है, कहने का मतलब ये नहीं कि सरकार करा रही है, लेकिन सरकार आंखें बंद करे हुए क्यों है? मतलब इतना बड़ा हॉस्पिटल, मतलब फॉरेन से लोग वहां पर आते हैं ट्रांसप्लांट कराने के लिए, वो इतने टाइम से चल रहा है, तो सरकार की आंखें बंद थी? नहीं, ऐसा पहले भी कई सरकारों में ऐसा भी हुआ है, जैसे कई बार ब्लड को लेके हुआ है। सर हम तो अभी की सरकार की बात कर रहे हैं। ब्लड को लेके हुआ है कि कई बार ब्लड बैंकों के अंदर ऐसे गफले निकले हैं, कभी ट्रांसप्लांट को लेके हुए हैं, कभी फर्जी बिलों को लेके हुए हैं, कभी टेंडर्स को लेके हुए हैं। तो ये सब चीजें तो सरकार किसी भी पार्टी की हो, सरकार के उसमें ना होके जो नुमाइंदे जिनको अपन कह सकते हैं कि सिविल सर्विसेज के तहत जो लोग आए हुए हैं, तो कानून कड़ा होना चाहिए, उसमें पूरे तरीके से रोकथाम नहीं की गई, तभी तो ये दोबारा हुआ है। कहीं ना कहीं क्या है कि पॉलिसीज में लू पॉइंट्स हैं जिसकी फायदा ये लोग उठाते हैं। लचर कानूनी व्यवस्था जो हम लचीली कानूनी व्यवस्था है, उसके कारण ये सब चीजें होती है। ये चीजें शायद सरकार को धीरे धीरे नोटिस में भी आ रही है, तो सरकार इन चीजों के ऊपर कुछ ना कुछ स्ट्रिक्ट पॉलिसीज करेगी। जैसे पेपर लीक पे बहुत सारे स्ट्रिक्ट कदम उठाए, पेपर लीक सालों से आ रहा था, लेकिन फिर भी अभी जैसे ही हुआ है तो ये सरकार ने कुछ स्ट्रिक्ट कदम उठाए, तो लोगों में एक डर बढ़ गया है। जी। तो ये थे हमारे साथ देवीलाल रोज जी, जयपुर से ब्यूरो चीफ। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्कार।